के लिए कौन सा अपना चक्र को वो एक्टिवेट करना पड़ेगा, और या तो कौन सा मंत्र उसके लिए लगाना पड़ेगा? तो सर मंत्र तो सिर्फ स्वादिष्ठान चक्र ही है। ओके। मेन बात क्या है कि जब भी कभी ये किडनी का जो प्रॉब्लम होता है क्रेटिनाइन लेवल और इनके तौर पे, वो डॉक्टर जो है व्यक्ति का पानी पीना बंद करवा देता है। राइट। कि आप मैक्सिमम जो है आधा पौना लीटर ही जो है वो पानी पीजिए, जितना कम से कम पानी में आप जिंदा रहें। अब प्रॉब्लम क्या है, डायबिटीज की वजह से आपका जो वाटर बॉडी है उसमें शुगर सिरप मिल गया। अब शुगर सिरप जो है जब छलनी में गया, तो छलनी में जाने के बाद वो छलनी के सारे छेद में चला गया। अब राइट। आपने पानी जो है वो पीना कम कर दिया। अब वो छलनी के छेद जो है वो शक्कर के सिरप से बंद हो गए। उसको खोलने के लिए बॉडी जो है वो क्रेटिनाइन और ये सब जो है रिलीज करती है। मैं मेरा पॉइंट समझ समझा गया। पाया? तो हम्म। उसका बेसिक तरीका तो ये है कि भाई आप जो है वो पानी पीने का जो इनटेक है उसको बढ़ा दीजिए। राइट। जब भी किसी को डायबिटीज होती है उसको प्यास बहुत लगती है, गला बहुत सूखता है और वो ज्यादा से ज्यादा पानी पीता है। वो शरीर का जो नेचुरल तरीका है वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि राइट। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज्यादा जो है आप यूरिन पास करेंगे, जितना आप यूरिन पास करेंगे उतना ज्यादा जो है वो बॉडी का जो छलनी है उसमें शुगर कंटेंट उतना ही रुक जाएगा। राइट। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया बड़ी डिफरेंट है, बट नॉर्मली वी डोंट एक्नॉलेज दिस एस्पेक्ट। हम्म। और ये जो हार्ट का ब्लॉकेज होता है सर, जिसमें बताते कि अभी उसके लिए ही जाओ, क्या बोलते हैं, बाईपास के लिए ही जाओ, इतना 80% 90% ब्लॉकेज है, तो आपको बाईपास ही कराना पड़ेगा। और डरा देते हैं कि नहीं कराया तो अभी सेकेंड हार्ट अटैक आया तो आप तो घर से ऊपर चले जाओगे। मेजोरिटी मैंने देखा इंडिया में ऐसे ही डराते हैं सबको। नहीं, वो तो डराने वाला पार्ट तो बिल्कुल ठीक है। खैर, वो डराएंगे हम्म। नहीं तो सर्जरी नहीं होगी। बट ऐसा हम्म। थोड़ी है कि वो नहीं डराए तो भी पेशेंट की सिचुएशन ठीक थोड़ी हो रही है। राइट। वहां पर क्या है कि जो मतलब देर इज वन गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो आता है हमारे शरीर के अंदर रिफाइंड खाने से। जितना ज्यादा हम रिफाइंड खाते हैं उतना ज्यादा जो है वो हमारे शरीर में, रिफाइंड कुछ भी नहीं होता, केमिकल ही तो होता है। रिफाइंड में या नेचुरल इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? इस पर रिफाइनिंग करने के लिए अंदर केमिकल डालना पड़ता है, और वो उसके ट्रेसिस, ऑयल हो या कुछ भी हो उसके अंदर रह जाते हैं, और वो अपने बॉडी में जमा होते हैं, और वहाँ वो है वो क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली जैसे पहले क्या होता था कि जो जितने भी तेल होते थे, जैसे सरसों का तेल हो गया, ये नेचुरल है। कोकोनट ऑयल हो गया नेचुरल है, तिल का तेल हो गया नेचुरल है। तो जब देसी घी के बाद डालडा घी आया, तो डालडा घी क्या था? वो हाइड्रोजनेटेड फैट था। वो हाइड्रोजनेटेड फैट था। हम्म। हाइड्रोजनेटेड फैट जो है वो जब आप एक टेम्परेचर पे जाते थे तब वो सॉलिडिफाई हो जाता था। राइट। वो जो सॉलिडिफाई था वो प्रोसेस जो है आपके शरीर में ब्लॉकेज बन के रुक जाता है। वो जो केमिकल्स हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को पंप कर देते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर नेचुरली हाई हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो केमिकल्स हैं ये हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, एंड वी डोंट रियलाइज। हम जितना ज्यादा रिफाइंड खाते जाएंगे धीरे धीरे हमारा शरीर उतनी जल्दी बेकार होगा। आप देसी घी में खाना खाएंगे, मेरे गुरुजी 100 साल की आयु में गए, लेकिन मजाले उन्होंने किसी भी दिन रिफाइंड खाया हो?
वो हमारे यहाँ भी आते थे, तो मतलब इस बात का इंस्ट्रक्शन होता था कि भाई गाय का घी रखना। अब हमारी प्रॉब्लम है हम कहाँ से इकट्ठा करके उनको खिलाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो रिफाइंड खाया जाता था। और वो हमेशा यही समझाते थे कि तुम लोग जो ये कर रहे हो, तुम्हें किसी को भी अकल नहीं है, तुम सोच रहे हो कि तुम हेल्थ की तरफ जा रहे हो, बोले तुम उल्टे दूर हो। उन्होंने कभी जिंदगी में सूखी रोटी नहीं खाई, वो हमेशा देसी घी की चुपड़ी हुई रोटी खाते थे। और वो कहते थे कि जैसे ही ये देसी घी की चुपड़ी हुई रोटी शरीर में जाती है, शरीर की जठराग्नि जो है वो प्रबल होती है। तो ऐसे करके वो स्ट्रक्चर को बताते थे। बट हमारा प्राइमरली जितना भी प्रॉब्लम है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ द केमिकल्स वी इनटेक। तो डालडा इज द फर्स्ट थिंग विच हैपेंड, जो कि केमिकल का इंट्रोडक्शन था हमारे उसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल के और हायर ऑर्डर के केमिकल्स आए जब ये सनफ्लावर ऑयल और ये सारी चीजें आई। और उसमें भी वो सफोला, सफोला। ये है। वैसे तो ये जो डालडा शुरू हुआ था, और बाद में जब लोगों को पता चला, बीच में एक पीरियड ऐसा आया था कि जब पता चला कि उसमें तो वो अमेरिका से बेची हुई वो एनिमल फैट, जो बीफ वगैरह काटते हैं, उसमें से जो फैट निकलती है मीट की, वो भी डालते हैं। तो उस वक्त पे घी का सेल इतना बढ़ गया था, आप पूछो मत। हमारा जो हम वीक में एक ट्रक बेचते थे, तो हमारा रोज का एक ट्रक जाता था, सही बात है। डेली। या अब ऐसा है ना सर, देखिए, भारत की किस्मत में, भारतवासियों की किस्मत में केवल धोखा लिखा था। तो ये तो वो जो, क्या नाम था उसका, कुरियन, कुरियन था ना, जो व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए जो जाना जाता था, डॉक्टर वी कुरियन, हाँ। है ना। तो वो हाँ जी। कुरियन ने क्या करा पूरे प्रोसेस में, जो चीज ब्रिटिशर्स नहीं कर पाए। ब्रिटिशर्स क्या नहीं कर पाए, ब्रिटिशर्स हमारी देसी गाय की ब्रीड को खत्म नहीं कर पाए। तो राइट। कुरियन एंड कंपनी ने जो है वो पूरा जो व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम पर वो जर्सी, होलिस्टीन, फ्रीजन, वो सब गाय हमारे उसमें दूध में मिला दिया। तो हम धीरे धीरे राइट। अपना देसी गाय से दूर हो गए। ये जितनी भी होलिस्टीन फ्रीजन गाय थी, ये सब इंजेक्शन लगा के तैयार होती थी। तो धीरे धीरे जो है वो फैट परसेंटेज के नाम पर वो पूरा जो है वो इंटॉक्सिकेशन हमारी बॉडी में चला गया। एंड नो गवर्नमेंट बॉडी सेड कि ये हार्मफुल है, क्योंकि कांग्रेस ड्रिवन गवर्नमेंट थी पूरे प्रोसेस में। वो वाइट रेवोल्यूशन के नाम पे घर घर का एम्प्लॉयमेंट था, एंड दैट्स इट। मैं तो बाद में जब पूरा रिसर्च करा, तो इन टर्म्स ऑफ पुणे में बकायदा जो है वो सिर्फ होलिस्टीन फ्रीजन वगैरह जो है इनके ब्रीडिंग सेंटर्स थे। एंड ऑल दोज ब्रीडिंग सेंटर्स वर ओनली डूइंग, वो देसी गाय को होलिस्टीन जर्सी फ्रीजन में कर रहे थे। फिर जब मैंने उसको वो चेक करवाया और वो वहां के तौर पे, मतलब, तो पूरा का पूरा कांग्रेस ड्रिवन स्पर्म बैंक था। हाँ, जब मैं पढ़ता था 68 to 72 वाला वो डी टेक्नोलॉजी का, उसी वक्त पे जर्सी गाय पहली बार वो आनंद में लाई गई थी। और वहाँ हमारा पूरा, हमारा देसी गाय का हर्ड था, तो पूरा गिर गाय का, तो उसको हटा के दूसरे हमारे इंटीरियर एरिया में ले जाया गया था। और उस वक्त पे जो उसका उद्देश्य वो था कि यहाँ पे जो अपना पॉपुलेशन है और उसके हिसाब से जो दूध का रिक्वायरमेंट है, वो इतना नहीं था। उसको पूरा करने के लिए इसने सोचा कि ये हाई ईल्डिंग वाली काव को इधर इंट्रोड्यूस कर दे, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और लोगों को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो उसी वजह से उसने वो टैप लिया था। और उसमें दूसरा एक पहलू ये था कि उन लोगों ने, ईयू कंट्री ने एड दिया था, पैसे दिए थे, उसमें मिल्क पाउडर दिया था। तो मिल्क पाउडर फ्री में दिया था। तो वो फ्री पाउडर उसने फ्री में नहीं बांटा, उसने बोला कि मैं उसका दूध बनाऊंगा। तो बॉम्बे में तो हमेशा दूध की शॉर्टेज रहती थी, तो वहां पे उसको दूध बना बना के दिया। उसका जो पैसा जनरेट हुआ, वो पैसा उसने इसमें लगाया, ये पूरा नेशनल डे डेवलपमेंट बोर्ड बना के ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम बनाया, उसमें लगाया उसने। तो उससे कई गांव में वो, और उसमें भी अपने जो शास्त्री जी थे ना, तो एक बार आनंद में आए हो और उसने देखा कि यहाँ के जो फार्मर्स है तो बहुत खुशहाल है। तो बोला यहाँ के फार्मर्स खुशहाल क्यों है?
तो उसको मिलता था रोजाना वो आउटलेट, जो भी एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन होता था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी ले लेती थी और उसको बॉम्बे भेज देती थी। तो उसको ना मिल जाता था, रेडी मार्केट मिल जाता था। तो शास्त्री जी ने बोला, व्हाई डोंट यू रेप्लिकेट दिस टू होल ऑफ द इंडिया। हम्म। तो तभी उसने, एक डॉक्टर कुरियन ने बोला था कि अगर मेरी शर्त मानो तो मैं काम करूंगा। उसने पहला एक शर्त रखा है कि नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट होगा, लेकिन वो आनंद हेडक्वार्टर ही रहेगा उसका। तो उसके लिए अच्छी हमारी जमीन थी, मतलब वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, वो जमीन दे दी गई उसको, वो नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड का बिल्डिंग बनाने के लिए। और काफी उसमें वहाँ डेवलपमेंट हुए, तो जमीन काफी वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन उसमें काफी चली गई। लेकिन इसे एक बात तो है कि वो बंदे ने सबको दूध, अपना जो ब्रीड तो खराब हुआ, उसकी बेमत नहीं है, लेकिन उसके लिए हम भी इतने ही जवाबदार हैं। रीजन ये था सर ऐसा कि है ना, जो, हम जवाबदार नहीं है। ये देश में देश नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है ये ना, यहाँ के लोग जो हैं, जो भी मतलब जो एक दफे वो यहाँ बंद का कर दे। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से पढ़ लेता है तो उनके अंदर से नेशनलिज्म की भावना भी खत्म हो जाती है। बाकी जबानी जमाखट जो भी है, गुजरात से ही सारी गिर नस्ल की गाय जो है वो गई हैं। वो ब्राजील गई है, कई ऑस्ट्रेलिया गई, कई जगह पे गई है। तो और पूरा अभी भी है। ब्राजील का जो डेयरी डेवलपमेंट हुआ, जिसको कि हम गीर काऊ के तौर पे कहते हैं, दैट वाज ऑल बिकॉज फ्रॉम सोर्सिंग फ्रॉम गुजरात। और वो सारी या, की सारी सोर्सिंग 1920 में हुई थी। मैं तो, या, मेरा तो सब्जेक्ट रहा है ना ये सारी चीजें, तो मतलब मैं तो पूरे पैरामीटर्स पे काम कर रखे हैं कि अगर मुझे हिंदुस्तान को खड़ा करना है तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा। बट वो राइट। कहने का पार्ट सिर्फ ये है कि वो पैरामीटर्स एक अलग बात है, बट जो सबसे बड़ा मिसिंग पार्ट था वो इस देश का एजुकेशन सिस्टम था। तो जब वो उसमें भी मुझे एजुकेशन सिस्टम की बात आई तो वो देश था ही नहीं वहां पर। उसमें मुझे जो लगा था कि आई थिंक 1800 या 1900 में हम लोगों ने एक लॉ बनाया था कि जो स्ट्रे बुल्स होते हैं, जिसकी नस्ल ठीक नहीं होती है, उसको कैस्ट्रेट किया जाए, उसके लिए लॉ बना था। लेकिन वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लो मिल्क प्रोडक्शन वाली ब्रीड बहुत बढ़ती गई। हमारे यहाँ गाय तो रखे ही जाते कि उसको तो खाते नहीं थे, तो इधर तो पॉपुलेशन तो बढ़ता अब था। ऐसा है ना सर, लेकिन जिस देश में शिव की पूजा होती हो, शिव का वाहन नंदी हो, उसको आप कैस्ट्रेशन के लिए कैसे डाल सकते हो? पीपल विल नेवर अलाउड दिस। ओ दैट इज व्हाट आई एम ये ट्राइंग टू से, कि जो प्रॉब्लम है उसमें हम रूट कॉज एनालिसिस नहीं करते, शॉर्टकट लेते हैं। तो वो ये शॉर्टकट की वजह से हमारे मतलब लाइफ में प्रॉब्लम आई है। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास का पार्ट। जी निशा जी, ओके। आप क्या कहना चाह रही है? तब मुझे भी यही सवाल था कि अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल हो तो क्या करना चाहिए। हाई कोलेस्ट्रॉल है तो हाई कोलेस्ट्रॉल का रीजन आइडेंटिफाई करना चाहिए। दो चीजें हैं जो कोलेस्ट्रॉल के तौर पे इम्पैक्ट करती है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, पहली बात, जब कोई चीज को टेम्परेचर देते हैं तब वो सॉलिडिफाई हो जाए, उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। देसी गाय का जो घी होता है, जैसे ही आप उसको टेम्परेचर देते हो वो पतला हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, सॉलिडिफाई नहीं होता। आपका जो डालडा घी है, उसको जब आप गर्म करते हो तो वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। आपका जो दही है, आप दही को जामन लगा के छोड़ो, दही क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। आपका जो अंडा है, अंडे में क्या होता है, आप उसे गर्म करते हो, गर्म करने के बाद क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो ये जो मिक्सचर है जो हमारे शरीर में अंदर वेन्स में जाता है, जो लोग अंडा ज्यादा खाते हैं, जो लोग रिफाइंड ज्यादा खाते हैं, जो लोग दही ज्यादा खाते हैं, उन सबको जो है ये कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है। ये है बेस। हमारे यहाँ 40 साल की उम्र के बाद दही खाना किसी के लिए भी प्रिस्क्राइब नहीं है एज पर आयुर्वेदा। उसके लिए छाछ पीना प्रिस्क्राइब्ड है, नॉट कर्ड। तो अब जब आप हाँ, कर्ड को कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, सॉलिडिफाई होने पर कोलेस्ट्रॉल में कंट्रीब्यूट करेगा। और ये कर्ड भी जो है वो A2 टाइप मिल्क नहीं है, तो ऑब्वियसली इसके साइड इफेक्ट्स होंगे।
सर अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ पे बॉडी चेकअप होता है, तो बॉडी चेकअप में मुझे कोलेस्ट्रॉल आया है वेरी हाई। आई डोंट टेक कर्ड, आई डोंट टेक रिफाइंड, आई डोंट टेक डालडा, कुछ भी नहीं, बट आया मतलब है। कोलेस्ट्रॉल का कोई ईमान धर्म थोड़ी होता है कि आदमी देख कर जाए कि अच्छा ये मोटा ताजा है इसकी तरफ चला जाऊं, ये पतला दुबला है इसकी तरफ क्यों जाऊंगा मैं। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल होता है, खाने की हैबिट से कनेक्टेड होता है। आप दही अंडा वगैरह खाते होगे तो वो आपकी तरफ आ गया होगा, आप दही वगैरह नहीं खाते होगे तो वो आपकी तरफ नहीं आएगा। ओके। तो वो तो जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है वो उससे चलेगा। इस बात से उसका कोई कनेक्शन नहीं है कि कोई मोटा ताजा व्यक्ति है तो मैं उसी के पास में जाऊं। जी घनश्याम सर। मैंने अभी जो पढ़ा था, मेरा भी थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लास्ट रिपोर्ट में ज्यादा आया था। तो मैंने नोटिस किया कि अ, अगले मेरा 3 महीने में मेरा क्या रूटीन था, और ये बीच वाले महीने में मेरा क्या रूटीन में चेंज आया, जिसकी वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल, मैं उसको, मुझे 25 साल से वो कोलेस्ट्रॉल की दवा मुझे प्रिस्क्राइब करते हैं, मैं ला के रखता हूँ, और सब पूरा ढेर होता है, और जिसको चाहिए उसको दे देता हूँ, मैं खाता नहीं हूँ। लेकिन हम्म। लेना तो पड़ता है, क्योंकि इंश्योरेंस में वो नहीं लिया तो वो उसको ठीक हमारे बात है। उसमें लिख दिया जाए। हाँ, तो सवाल यह है कि कितनी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाए। 80% ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी rather than coming out from the food. Only 20% is supplied by the food. 80% is generated in liver, because we need cholesterol to operate our mind and cellular reproduction. But these things they are never tell. ये दवा बेचने वाली कंपनियों का इतना प्रेशर है डॉक्टरों के ऊपर कि वो 101 हो गया, 100 से 1.1 बढ़ गया है, गोली खाना शुरू कर दो। ऐसा नहीं बोला गया कि तुम लाइफस्टाइल चेंज करो और तुम्हारा ठीक हो जाएगा। सर मेरे यहाँ ना एक केदारनाथ जी से एक साधु आया। तो वो जो है वो 2-3 दिन हमारे यहाँ रुका। तो गुरुजी बोले कि ये केदारनाथ में रहते हैं स्वामी जी, और ये कभी भी जो है एक लोई जो है उसके अलावा इन्होंने आज तक कभी कोई चीज ओढ़ी नहीं है, केदारनाथ में रहते हुए भी। और वो मतलब 12 महीने केदारनाथ में रहते। तो बोले कि इनसे पूछो कि ये ऐसे कैसे, तुम तो रजाई गद्दा वगैरह सब ढूंढते रहते हो, ये तो एक लोई डाली और सो जाते हैं, इनको कभी दिक्कत नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि मैंने कभी भी जो है नॉर्मल पानी नहीं पिया, मैंने जब भी पानी पिया मैंने हॉट वाटर पिया। हॉट वाटर पिया, राइट। हॉट वाटर पीने से क्या होता है, आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो क्लीन होके निकल जाते हैं। फ्लश हो जाते हैं। एंड विद फोर्स एंड कंपल्शन निकलते हैं। ये भी नहीं कि मतलब वो जो है वो सारे के सारे जो टॉक्सिन्स है वो, अब आप नॉर्मल पानी डालिए और किसी चीज पे गर्म पानी डालिए, तो जो तो जो गर्म पानी वाला पार्ट होगा वो ज्यादा आपको जो क्लीन है करेगा। वो जल्दी उसके तौर पे जो है वो क्लीन करेगा। तो जो मेडिसिन जो है वो इज ये ये हॉट वाटर। होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा बेस है जिसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि इफ वी वांट टू स्टे हेल्दी आफ्टर एज 40 वी शुड ओनली ट्राई टू ड्रिंक हॉट वाटर। बट होता क्या है कि हर गुड हैबिट और बैड हैबिट ऑलवेज लीड्स टू अ chaos। अभी मैं और आरती जो है हमारे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, हमें घर में सेंधा नमक खाने की आदत हो गई। अब बाजार में किसी दिन बहुत शौक से अगर हम 2-4 गोलगप्पे खा लें तो हमारे फट से सर दर्द शुरू हो जाता है। बिकॉज ये जो केमिकल वाला नमक है जो बाजार में मिलता है वो हमारे को अब डाइजेस्ट ही नहीं होता। अब मैं क्योंकि 12-14 साल से तो मेरठ में ही हूं, तो मतलब सिर्फ घर का खाना खाना। और पहले तो हम ये भी नहीं था कि बहुत बाजार में जाते वगैरह थे। अब जब से बच्चे अपना कॉलेज वगैरह उनका कंप्लीट हो गया तो वो आते हैं तो वो बोलते हैं कि चलो हम सैटरडे संडे के लिए आए हैं, चलो कहीं बाहर चलते हैं। बाहर जाते ही कुछ भी खाएं तो हमारे को तबीयत गड़बड़ होती है। घर में तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, बट बाहर जाके कैसे कंट्रोल करूं। तो आपका कोई भी हैबिट जो है उसको इस तरह से बनाना पड़े कि वो नेचुरल तरीके से आपको हेल्दी रख सके। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क।
वो बिजनेस कम्युनिटी जो है आज की तारीख में इतना अनएथिकल हो गया, उसका प्रॉफिट बनना चाहिए, सामने वाला मर जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स है। अब पहले ये क्वालिटी और ये वो सब चीजों पे एक बहुत डिबेट होती थी, कुछ था। अब एथिकल अंडरपिनिंग बहुत सीरियसली डाउन हो गई। तो आप क्या बोलोगे, कुछ बोल ही नहीं सकते। सो दैट्स हाउ इट इज। कोलेस्ट्रॉल का एक रेमेडी है जो मैं सबको सजेस्ट करता हूं, दैट वन शुड ऑलवेज ट्राई टू हैव मोर एंड मोर ऑफ हॉट वाटर। आप जितना हॉट वाटर पिएंगे, आप देखेंगे आपका जो है बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो बेटर होता जाता है। हॉट वाटर थोड़ी सी केसर के साथ पी लीजिए, और बेटर है अगर आपके वहां पर थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है तो। अदरवाइज सर बट एनीथिंग। मंत्र वाइज अगर कुछ करे, लिखे तो। मतलब आप एक्चुअली ऐसा मानते हो कि आप जब मंत्र लिखोगे तो ये छत फटेगी और इसमें से दो सोने के बिस्कुट नीचे गिरेंगे? नो सर, आप ऑब्वियसली कोई नहीं। भी आप कोई भी चीज ऐसा करो जो आपके लाइफस्टाइल के तौर पे, मंत्र गिव यू द नेसेसरी इंटेलिजेंस। और वो नेसेसरी इंटेलिजेंस आपके शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, आपके आसपास की सराउंडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। अगर मंत्र से, वो शंकराचार्य की कनकधारा स्तोत्र की मैंने भी कहानी सुनी है कि वो उन्होंने वो कनकधारा स्तोत्र बोलना शुरू करा और सोने के आंवले बरसने शुरू हो गए। बट उसमें शंकराचार्य की अपनी आत्मिक शक्ति लगी होगी तो वो होगा, मंत्र के तौर पर नहीं मैं बोलता। मंत्र काम करता है, बहुत फिनोमिनली काम करता है, बट मंत्र हमेशा नेचुरल इंटेलिजेंस को लेवल दर लेवल ऊपर बढ़ाता है। और हम सब तो जिस लेवल पर है, हम थोड़ी सी एनर्जी नाप लेते हैं, थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, इतना ही पार्ट है अभी। वो उतने लेवल का जो सीरियस रिसर्च है दैट इज सीरियसली मिसिंग। तो मंत्र में ये सब चीजों के तौर पे अभी तो मतलब नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन, एनर्जी, मैटर तीनों के ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा दे। सो दैट इज नॉट ट्रू। मंत्र एक ऐसा पार्ट है जिसकी इंटेलिजेंस आपकी बॉडी समझती है और वो बॉडी अपनी एफिशिएंसी बढ़ाती है। बट देन फॉर दैट यू नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। अगर वो 3,000 बार बीज मंत्र लिखना है तो 3,000 बार बीज मंत्र लिखा जाना चाहिए, दोनों हाथों से लिखा जाना चाहिए, सो दैट की जो इनर इंटेलिजेंस है वो उतना डीपर चले। बट उतना कौन लिखता है? कोई भी नहीं। इस 100 जने तो मेरे ही ग्रुप में हैं। अभी तक कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि जिसने 43 डेज में 1.25 लाख अपने बीज मंत्र पूरे कर लिए हो। हमारा 47 डेज का तो रिकॉर्डिंग हो ही चुका। कोई सा भी व्यक्ति नहीं है उसके तौर पे कि जो 3,000 टाइम्स रेगुलरली लिख रहा हूं। मैं तो एक आध साल लिखा, तो भी मैं उसके तौर पे ये नहीं बोलता कि कॉन्टिन्यूस है उसके तौर पे। बट अब वो शॉर्टकट की सबको आदत है, वो वाले पार्ट के तौर पे हो रहा है। और थोड़ी कोई पार्ट है। हमारे पास टाइम होता है, हम उतनी देर यूट्यूब और इंस्टाग्राम की रील देख सकते हैं। बट अगर हम ये बोले कि नहीं, हमारे को जो है वो पेन और पेपर लेकर बैठकर लिखना हो, तो मजा ले कोई लिख दे। कोई भी नहीं। वो मंत्र का रिसर्च तो एक बहुत सीरियस एक्टिविटी है जिसको करने के लिए बहुत वो होता है। और ज्यादातर लिखते भी वो लोग हैं जिनको पता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता उनकी लाइफ में, और लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। खुशी में तो हम कुछ सीखने को ही तैयार नहीं है। अगर गलती से भी हमें ये पता हो कि ये चीज आराम से हो सकती है तो मजा ले, उसके लिए हम कुछ भी करें एफर्ट। ये मेरा पक्ष है कहने का। जी नलिनी पांडे जी। सर वो आपका जो वो था ना, वेट लॉस वाला मंत्र दिया था आपने एक बार, तो हाँ 19 जी। डेज में मेरा 1 इंचेस लूज कर लिया मैं। कितने वेइंग दिन में? मशीन तो नहीं है क्योंकि खराब हो रखी है, मैंने इंचेस में ही नापा था, तो 1 इंच लूज हो गया मेरा। 1 इंच तो बहुत अच्छा है डेवलपमेंट। हाँ कितने, हाँ, 19 दिन में? 19 डेज, 19 डेज। हाँ, 19 डेज तो इज ए वेरी गुड एफर्ट। बहुत ही फिनोमिनल है वो।
हम्म। 19 days इज फिनोमिनल, नो डाउट हाँ, अबाउट इट। वो बहुत अच्छा। वेट उसके वेइंग, और डिजिटल पेट वेइंग भी मशीन कम से है चेक मेरे, करेंगे तो और पता मतलब चलेगा, खाया नहीं क्लैरिटी। जाता, एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाया जाता, बस खा के भी एकदम पेट ऐसा भर जाता है थोड़ा सा खा के। हम्म। बहुत एनर्जी बहुत रहती है। राइट जी। निर्मल सिंगला जी बताइए। सर जी नमस्कार। जी सर मैडम। मैं ये बताना चाहती थी, मैं ना 2 साल पहले बिना ये ऑटोक्लेव का पानी पीती थी, जो फिल्टर वाला। तो हम्म। तब मैं बिल्कुल ठीक थी, फिट थी। जब हम न्यू हाउस आए में तो बेटा कहता नहीं नहीं इतना गंदा पानी आता है, आप ऐसे कैसे पी लेते हो, नहीं नहीं फिल्टर वाला ही पीना पड़ेगा अब आपको। जैसे ही मैंने ये पानी शुरू किया तो फिर मेरे ये प्रॉब्लम्स शुरू होगी, जैसे जोड़ों में दर्दें, वो तो ये बहुत आप कुछ ये हुआ। 12 टिश्यू सॉल्ट वो पानी में मिला के पिया करो ना। हाँ सर, यही यही कहना चाहती थी मैं। अब 12 टिश्यू साल्ट मैंने पानी में मिला लिए, मुझे लगता है ये दोबारा मैं सही हो जाऊंगी इससे, क्योंकि ये हाँ अभी हाँ। थोड़े दिन पहले किया टिश्यू मैंने। सॉल्ट 30-40 दिन में असर दिखा देता है, बढ़िया वाला। हाँ नहीं सर, मैंने स्टार्ट कर 40 दिया। 43 डेज ओ, में टिश्यू सॉल्ट, मतलब पानी से रिलेटेड तो कोई भी पार्ट है उसमें टिश्यू सॉल्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट है। कैसा भी वाटर प्योरीफायर हो, वो बीमार हाँ ही बनाता है। सही है सर, मैं पेन कभी नहीं पिया जिंदगी में, नहीं अब 2 साल से पीने लगी हूँ, अब मैं बीमार होगी। जो मेरे यहाँ आपकी तो बात जो है वो सबमर्सिबल का ही पानी पिया जाता है घर में, वो वाला तो पिया ही नहीं जाता है तो वाटर समस्या प्योरीफायर सर, वाला। वो भी नहीं पीने देता बेटा, कहता नहीं नहीं ये गंदा है, इसमें बहुत कुछ मिला होता है। नहीं, वो इम्यूनिटी की बात होती है। आप बाहर कहीं जाते हो, हर जगह वाटर प्योरीफायर का पानी तो मिलता नहीं है, तो आप जैसे ही नहीं मिलेगा पानी, आप तुरंत बीमार पड़ोगे। हाँ देखिए, जी। मेन बात क्या है, किस्मत में लिखा है अगर बीमार पड़ना, तो वो रास्ते वैसे ही बनेंगे ना। बिल्कुल आपका हर लाइफस्टाइल जो है परमानेंट नहीं हो सकता, तो आपके बॉडी का एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। मैं राइट। उसकी पढ़ रहा था, वो सुभाष चंद्र बोस और एक वो, ये फ्रीडम फाइटर जो लोग थे उनमें से किसी का मैं पढ़ रहा था, तो उसमें जो है वो, उसको ब्रिटिशर्स ने जो है वो जेल में रख दिया। तो वो जेल में, मतलब वो जेल में भी अपना योगा वगैरह सब कुछ करता था, तो वो जेल में उस वजह से नहीं उसकी डेथ हुई। उसकी डेथ हुई पानी के इन्फेक्शन से। तो जो वो जो एनवायरनमेंट और जो ये होता है कि जिसमें कि आपको बहुत अच्छे एरी रूम्स में रहने की आदत हो, आपको सीलन वाले दम घुटने वाली जगह के तौर पे करो, तो आपका बीमारी डिफरेंट होता है। तो हमारे को प्राइमरली एक ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए विच इज हाई इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सही, सही में सर। हमारा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो हाई नहीं हो पाता है, और दूसरी तरफ बाजार में जो मिलावट होती थी वो पहले थोड़ी बहुत होती थी, अब बहुत ज्यादा हो गई, तो बहुत इसलिए बहुत ज्यादा है। परेशानी है। जी मनिंदर जी बताइए। सर एक बात और पूछनी थी, जी मेरे मैडम। बेटे के लिए डैंड्रफ के लिए भी कुछ बता दो, उसकी किसी भी दवाई से नहीं जा रही, डॉक्टर तो उसको ठीक नहीं कर सके। ऐसे डैंड्रफ गिरती नहीं है, उसको ऐसे खारिश करता रहता है, फिर ये बैक पे भी खारिश होती रहती है, बहुत नीम कुछ। से ये मतलब क्या कहते हैं, वो लीजिए मुल्तानी मिट्टी। हाँ जी। मुल्तानी मिट्टी आती है ना, हाँ 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 जी सर। मुल्तानी मिट्टी भिगो दीजिए। हाँ जी। उसमें जो है वो डाल दीजिए आप, एक चुटकी सेंधा नमक हाँ जी। और आधा नींबू, ठीक है। और उससे वो सर जो है बस सर पे वो करके फिर उसके बाद वो धो ले सर। तो ओके जी। वो नमक और नींबू से जो है वो कैसा भी क्रोनिक से क्रोनिक डैंड्रफ वो चला जाता है वो, और ठीक है। बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो और हम भी धो मुल्तानी सकते मिट्टी हैं तो उससे? हाँ जी, कोई भी धो सकता है। ओके। तो तो सर मुल्तानी जो मिट्टी बैक के एक तो पे बहुत सारे फायदे रहते हैं। जो बैक एक पे खारिश होती रहती है, फिर बाद में दाग से पड़ जाते हैं काले काले। वो तो एक अलग बात हो गई, बाकी जब मुल्तानी मिट्टी आप लगाते हैं तो गर्दन वगैरह सभी जगह पे लगती है ना, फिर वो मुल्तानी मिट्टी की ओके। बेसिक तासीर होती है ठंडक। ठीक तो है। हमारे समझ शरीर गई। में स्किन के तौर पे जो भी एसिड इन्फ्लक्स होता है, वो एसिड इन्फ्लक्स की वजह से हमारा डेंड्रफ आता है, कि ये हिस्सा जो है, मतलब जिस जगह भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा वहां स्किन डेड हो जाएगी, तो डेड स्किन ही तो होती है ना डेंड्रफ।
कोई और तो चीज होती नहीं है। तो मेरा जो एसिडिक पार्ट है वो कैसे कम हो, उसके लिए मुल्तानी मिट्टी इज द रेमेडी, बिकॉज मुल्तानी मिट्टी लगाते ही वो ठंडक जनरेट करती है, तो जो एसिड की गर्मी है वो सबसाइड होना शुरू हो जाती है। सो दैट्स हाउ इट इज। सर थैंक यू सर, थैंक यू सो जी मच। मनिंदर जी बताइए। सर जो आपने टिश्यू सॉल्ट के बारे में बताया था, ये किस चीज़ की रेमेडी है सर? और इसको टैबलेट फॉर्म में मैं लेके आई हूँ, तो कितनी मैडम मैंने टैबलेट पूरी में डालनी? किताब शेयर करी है, 300 बीमारियों का कौन सा टिश्यू सॉल्ट लेने से वो आता है, सब बीमारियों का एक करके एक पीडीएफ शेयर करी है। आपने वो नहीं देखी क्या? नहीं सर, अभी मैंने देखी नहीं है सर। मैं एक दफे दोबारा शेयर कर देता हूँ। वो तो बिल्कुल रामबाण है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। और इसमें से कितनी टैबलेट्स डालनी होती है पानी के अंदर? और सभी को कर दीजिए प्लीज। हाँ मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, मैंने ग्रुप में ही डाला था पिछली बार, अभी तो डाला है, कितने दिन हुए हैं। प्लीज। क्योंकि सर जो मैं टैबलेट लेके आई हूँ वो मतलब एक टिश्यू सॉल्ट उन्होंने दिया है मेरे को, जिसके अंदर सारे ही है। नहीं वो नहीं लेना है, सारे अलग अलग लेने हैं। अच्छा जी। वो सारे अलग अलग लेने हैं, उसकी जो पोटेंसी है वो पोटेंसी एक्चुअली मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए, ये पीडीएफ मैंने अभी शेयर करी थी कुछ दिन पहले। तो ये पीडीएफ में जैसे हम काम करें ना, हमारे को इसी पीडीएफ को अगर हमें वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट में या उसमें एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो, तो आप ये 300 बीमारियों के जो कॉम्बिनेशन है वो ये 12 सॉल्ट के तौर पर ही दे रखा है इसके अंदर। ये जो आप लाए हो वो दवाई ठीक लाए हो बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ये पोटेंसी में ज्यादातर दवाइयां 6x और इसकी है। ये जो फॉर्मुलेशन मैंने जो शेयर करी है 12 दवाइयों की, वो सारी की सारी सेम इसमें नहीं है। तो अब 6x, 3x, 4x, 12x इसमें क्या फर्क है, दैट आई डोंट नो। बट ये जो है ये टेस्टेड नुस्खे की पूरी लिस्ट है जो मैंने पीडीएफ ग्रुप में शेयर करी है। इसमें 300 बीमारियों के नाम लिखे हैं। अगर ये एडिटेबल टेक्स्ट में होता तो मैं ये पूरा कॉपी करता, कॉपी करके पूरा इसका फ्रीक्वेंसी चार्ट बना देता कि कौन कौन सी बीमारियों के ग्रुप क्या हैं, और उस ग्रुप के अंदर ये पूरा का पूरा पार्ट जो है कौन कौन से सॉल्ट इसमें कंज्यूम होते हैं। तो ऐसे करके मैंने जब ये पूरा का पूरा स्टडी करा और मैनुअली करा था मैंने सारा काम, तो ये 12 टिश्यू सॉल्ट और ये 12 टिश्यू सॉल्ट की पोटेंसी लिखी हुई है। ये पोटेंसी के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे कॉम्बिनेशन इसमें कोई ना कोई एक बीमारी को ठीक कर रहे हैं। सर ये टोटल कितने टाइम लेना चाहिए? 1 साल। थैंक यू सर। 43 डेज, मतलब मेरे पिताजी ने कम से कम 5-6 हजार रोगियों को दी थी। 43 डेज के अंदर तो किडनी में स्टोन बनने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, अगर आप विदाउट ब्रेक 43 डेज तक लेते हो। इसमें तो इतने सारे एक्सट्रीम थे, क्योंकि मेरे फादर को एक दफे बहुत भयानक किडनी स्टोन का पेन उठा था। तो उनको किसी ने बताया, तो जब सेकंड टाइम उनको वो पेन उठा तब उन्होंने ये दवाई खाई, वो ठीक हो गया। तो उन्हें पता था कि ये एक्सट्रीम पेन होता है। तो उस दिन से वो मतलब कॉलेज में कचहरी में जहां भी वो बैठते थे तो वहां पर जो है वो लिख देते थे कि अगर किसी को पथरी का दर्द हो तो यहाँ से मेरे से दवाई ले जाए, और वो किसी से चार्ज नहीं करते थे।
तो जितने भी लोग थे, मतलब वो कचहरी में भी डॉक्टर साहब जाने जाते थे, जबकि ही वॉज ए लॉ प्रोफेसर। तो कम से कम 5-6 हजार लोगों को उन्होंने पिछले 10-15 साल में दी दवाई। और आज भी मतलब डैडी के गए हुए 2021 में डैडी गए थे, 26 चल रहा है, 5 साल में मतलब हर महीने 2 महीने में हमारे को जो है वो दवाई रिफिल करा के वो कचहरी में रखनी पड़ती है, क्योंकि वो लोग आते हैं मांगते हैं, तो वो वहीं पर ही जो उनके वो है असिस्टेंट वगैरह, तो वो दे देते हैं दवाई। तो ये तो टेस्टेड पार्ट है कि 43 डेज लेने के बाद किडनी जो है वो स्टोन जनरेट करने का टेंडेंसी खत्म कर लेती है। तो ऐसे करके मुंह के छालों के लिए जो इसमें कॉम्बिनेशन दे रखा है, फिनोमिनली वर्क्स। इतना फिनोमिनल था कि हमारे घर में कोई आया हुआ था, तो मतलब उसको, भाई चाय पियोगे? तो वो चाय उसके लिए भी जैसे सबके लिए आई, उसके लिए आई। नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं चाय पीऊंगा, मेरे तो होठों में छाले हो रहे हैं, तो बुरी हालत है, ऐसे करके वो बोल रहा था। डैडी ने कहा अच्छा ठीक है, तो उन्होंने गर्म पानी मंगवाया, उसमें वो ये टिश्यू सॉल्ट का कॉम्बिनेशन डाला, और फिर वो सिप कर करके उसने पिया। थोड़ी देर बाद कुछ बात चली, तो चाय तो पी ले, तो उसने वो चाय भी उठा के पी ली, उसको पता भी नहीं चला। इतना इंस्टेंट है ये। इसलिए एक दवाई नहीं, 12 की 12 जो पोटेंसी और टेंडेंसी में दे रखे हैं उस तरह से लीजिए। इसमें से 15-20 दवाइयां, जो मतलब वो 15-20 टैबलेट लेकर उनको पाउडर करके एक शीशी में रख लीजिए। वो पाउडर जो है, एक चने के दाने के बराबर पाउडर जो है वो 2 लीटर पानी में डालिए। और फिर आप देखेंगे कि आपका जो वो पानी, 2 लीटर पानी रोज पीने से विद दैट टिश्यू सॉल्ट, आपका कितना वो बेटर हो जाता है। और अंदर का जो बीमारी होने और वो सारा प्रोसेस है उसमें बहुत आराम आ जाएगा। तो नेचुरल इम्यूनिटी तक वो आता है। एंड टिश्यू सॉल्ट इज ए वेरी सीरियस रिसर्च। इट इज जस्ट दैट कि वो बहुत सस्ती है और बहुत सारी बीमारियों को एड्रेस करती है, इसलिए हमारे यहाँ जो है कहीं भी उसको ज्यादा पॉपुलराइज नहीं होने दिया गया। ठीक है जी, चले आगे बढ़े। तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि श्रीम से वात रोग, रीम से कफ रोग, और क्लीम से पित्त रोग। अब श्रीम जो है वो है महासरस्वती। इसका बीज मंत्र हो गया लक्ष्य मत्विरी। रीम है महालक्ष्मी। इसका बीज मंत्र है लक्ष्मी। और क्लीम है महाकाली या महासती। इसके लिए बीज मंत्र हो गया लक्ष्मति। अब मैंने देखा कि श्रीम ह्रीम क्लीम तीनों समझ में आ गए। अब वात और कफ, इस कॉम्बिनेशन पे काम करना है, तो यहां पर श्रीम और ह्रीम, ये बीज मंत्र बन गया। आपने वात पित्त, वात पित्त, वात पित्त में श्रीम क्लीम, फिर कफ पित्त,
ह्रीम क्लीम। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया वात कफ, ये यहाँ पर लिख दिया पित्त कफ, ये यहाँ पर लिख दिया वात पित्त। तो ऐसे करके ये मेरे कॉम्बिनेशन हो गए। ये जो भी कॉम्बिनेशन बने उसी के हिसाब से मैंने उसका मेडिसिन आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये था लक्ष्मत्विरी। और ये था लक्ष्मी। तो ये कॉम्बिनेशन को मैंने यूज कर लिया। अब आया ये वाला सेक्शन जिसमें कि काम क्रोध लोभ तीनों डिस्टरबेंस है, त्रिदोष है। तो उस सिचुएशन में वात कफ पित्त के लिए तीनों बीज मंत्रों को कंबाइंड कर दिया, श्रीम ह्रीम क्लीम। तो इसलिए इसका बन गया लक्ष्मथव्यरी। लक्ष्मी लक्ष्मत्विरी और लक्ष्मति। तो ये बीज मंत्र का कॉम्बिनेशन ही आप बनाते चले गए। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया नहीं? कितने लोगों को समझ में आया, कितने को नहीं आया? जी घनश्याम सर। अभी जो डैंड्रफ का बात चल रहा था ना, जी। तो डैंड्रफ में भी पित्त और वायु दोनों का प्रकोप है उसमें। राइट। तो वो वात पित्त वाला मंत्र भी वो करे तो लिखे तो आई थिंक उसमें फायदा तो होगा ही। अच्छा, तो ये जो पीपीटी मैंने शेयर करी है, स्लाइड इसकी, इसमें जब मैं बाकी के डिजीजेस के तौर पे देखता हूं तो ये जब हम शीट्स देखते हैं तो हम्म। स्ट्रीम इज बेसिकली इंटेलिजेंस रिलेटेड। तो इमोशन सॉफ्टवेयर, सो डायबिटीज बीपी अल्जाइमर पार्किंसन ऑटिज्म, इसकी क्वांटिटी कितनी? 3,000 बार पर डे, 360 दिन विद बोथ हैंड्स फॉर कंप्लीट रिजल्ट्स। अब मैं यहां पर जो है, जब लिस्ट पे जाता हूं तो ये मेरा नेक्स्ट स्लाइड पर मेरी लिस्ट ऑफ डिजीजेज है। स्प्लिटिंग ऑफ नेल्स, क्रैकिंग फीट, पेन इन द फुट, फुट ड्रॉप, कोलैप्स इन स्टेप, नंबनेस, क्लब फुट, स्टिफ एंकल्स। ऐसे करके यहां पर मैंने वो सारी बीमारियां जो कि प्योरली वात दोष से है वो यहां पर लिखी है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये वात रोग है। वात रोग या वायु रोग, जैसे मर्जी इसको बोलिए, वो एक ही पार्ट है। और ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ बेसिक डिजायर्स। और डिजायर जब आपके अंदर है तो आप इंटेलिजेंस मिस कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की अधिष्ठात्री जो है वो महासरस्वती हो गई। तो ऐसे करके ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया जिसको हम कनेक्ट करें, और कनेक्ट करने के बाद हमारे को जो है इन सारी बीमारियों में उतनी क्वांटिटी तक काम करने से आराम होता है।
बहुत ही मैं मेरा बढ़िया। पॉइंट समझा पाया? बहुत नहीं, ये बढ़िया, हाँ लास्ट जी। वाला समझ में नहीं आया सर। क्वांटिटी को कहाँ कैसे डिसाइड करना है? क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट सबकी 3,000 बार ही लिखी है मैंने। ठीक है। 3,000 बार बोथ हैंड्स 1 ईयर। और इसके लिए 43 डेज का एक साइकिल होता है। 9 साइकिल्स में कैसा भी कोई भी क्रोनिक से क्रोनिक पार्ट हो वो फर्क आ जाता है। तो बैक ये पेन भी वाली इसी में आता है? क्वांटिटी स्टैंडर्ड है सब जगह। सॉरी। बैक पेन भी इसी में लिस्टेड है, राइट? स्टिफनेस इन बैक इज बैक पेन, जो L1 L2 L3 के जो पेन होता है, बैक पेन। कहाँ पर लिखा है? स्टिफनेस इन बैक लिखा है सर, फर्स्ट पैराग्राफ के थर्ड लास्ट में। स्टिफनेस एंड फुलनेस इन थाइज, पेन एंड वीकनेस इन थाइज, और नीचे इसके, स्टिफ एंकल्स। मतलब स्टिफ का सेकंड मतलब लास्ट क्या लाइन। होता है? स्टिफ का मतलब क्या होता है? स्टिफ का मतलब होता है ड्राइनेस। हम्म। ड्राइनेस किससे कॉज होती है? एयर एलिमेंट से। हम्म। तो एयर एलिमेंट में जब आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो शैलो ब्रीदिंग में आपके भीतर ड्राइनेस जागृत हो जाती है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। सर एक तो क्वेश्चन ये पूछ। जितनी भी बीमारियां हैं ये सारी की सारी वही वाली लिखी हुई है यहाँ पर, जिसमें कि किसी भी तरह से वायु रोग जो है वो ट्रिगर हुआ है। सर एक क्वेश्चन पूछूं। जी बताइए आशु जी। सो सर ये आप इसमें हम श्रीम लिखना है या इसमें फिर हमें लक्ष्मत्री लिखना पड़ेगा? क्या चीज? हम इसमें श्रीम ही लिखें जैसे वाद में, या जैसे आपने भी बताया लक्ष्मत्री लिखें फिर? नहीं नहीं, श्रीम तो बेसिकली मैम सिंबॉलिक है ना। जी। श्रीम ये जो इसमें इसमें श्रीम दूसरे तरह से लिखा हुआ है। मैं तो मेरी थ्योरी के तौर पे बोल रहा हूँ कि ये श्रीम रीम क्लीम जो है, जी। एज पर दी थ्योरी, ये जो सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है वो यूज किसके लिए हो रहा है? ये श्रीम और ये वाला श्रीम फर्क है चीज। हाँ जी, हाँ जी, वो तो पता है सर। तो ये जो श्रीम हम जिसके सिंबल के तौर पे यूज कर रहे हैं ये महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के लिए है कि ये महासरस्वती। तो फिर हमें वो जो आपका वो जो श्रीम है अक्षर वाला वही लिखना होगा ना, हमें महालक्ष्मत्री तो ये लक्ष्मत्री तो नहीं लिखना ना? नहीं, आपको क्यों लिखना है? आप तो श्रीम जो लिख रहे हो वो श्रीम पूरा काम करेगा। ठीक है सर। अच्छा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री हो गया ना? हाँ, वो एक ठीक। अलग, देखिए थ्योरी एक पार्ट है। मेरा क्या है पक्ष कहने का, थ्योरी को एक्नॉलेज करिए और उस एक बीज मंत्र में सबको मान लीजिए। ठीक है सर। जब आप उसी में इटर्निटी को देख रहे हैं तो आपको कभी उसकी दिक्कत आएगी नहीं। ओके, समझ आ गया सर। दिक्कत तो तब होती है कि जब एक वो भेद दृष्टि होती है कि भाई ये चीज है, एक चीज पकड़ी है और पूरे साल भर तक उसे करना है, उसमें कोई डाउट नहीं करना, तो वो आप देखेंगे थोड़े दिनों के अंदर वो पैटर्न अपने आप ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि सारी कहानियां जो है वो सेलुलर रिप्रोडक्शन है, क्षत्रिय वाला अच्छा पावर टू डू सेलुलर रिप्रोडक्शन है। तीसरा र आता है तो ऊपर और नीचे ऐसे करके उसमें र यूज हो रहा है। तो ये हमारा जो पार्ट है वो तो वैसा है। बट अगर आप इसके किसी भी एस्पेक्ट को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये क्या बोल रहे थे उस टाइम पर, स्टिफनेस एंड फुलनेस इन थाइस, स्टिफनेस स्टिफनेस इन द बैक, हम्म। चेस्ट पेन, स्पेस्मोडिक एब्डोमिनल पेन। पेन जो है किसी भी बॉडी पार्ट में अगर पेन हो रहा है, इट इज फंडामेंटली हैपनिंग बिकॉज ऑफ एयर वायु। एलिमेंट। पेन इज ओनली बिकॉज ऑफ एयर एलिमेंट डिस्टर्बेंस। जी। फायर से पेन नहीं होगा। हम्म। और ये जितनी भी जगह आप देख रहे हैं इसमें किसी ना किसी पेन की ही डिटेल दे रखी है। यहां भी पेन लिखा हुआ है,
ये भी पेन लिखा हुआ है, ये भी पेन लिखा हुआ है। कहीं भी पेन अगर हो रहा है तो एयर एलिमेंट की डिस्टरबेंस है। सर एक क्वेश्चन और कि जैसे हमें 3000 लिखना है, आपने बोला डिवाइड करके 750 एंड अ पेयर ऑफ 750, तो जब राइट। तक वो नहीं हो पा रहा तब तक हमको राइट हैंड से हम मैक्सिमम लिख सकते हैं 1000 2000, या हमें राइट हैंड की एक लिमिट ये रखनी है? नहीं देखिए, ऐसा है, मेरा क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेरा बताने अभी का ये है लेफ्ट कि हैंड में अगर पेन है ना। आप 3000 टाइम्स लिखना का मन पूरा फाइनल है आपका, जी और आपको इसको अच्छे तरीके से लिखना है, तो ये बेस्ट रिजल्ट तब देगा जब जी आप 750, 750, 750, ये राइट हैंड, ये लेफ्ट जी। हैंड, ये बोथ हैंड्स। पर तो भाई जब जैसे आप मेरे अपने आप पेन को है। जो है इस तरह से ग्रूम करेंगे कि जी मुझे ये तीनों एस्पेक्ट पे करना है, तो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट और क्रोनिक पार्ट बोला जाता है, दैट इज मिड ब्रेन एक्टिवेशन। वो राइट। मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। मिड ब्रेन एक्टिवेट हो या ना हो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप 3000 टाइम्स आए राइट हैंड से ही लिखते जाइए। क्योंकि अभी मेरे लेफ्ट हैंड में पेन है ना, तो सर मैं अप्रोक्सीमेटली 1500 to 2000 मेरा जा रहा है डेली का। बट मैंने कोशिश की है लेफ्ट हैंड राइट हैंड से 150 150 तक मैं ले आई। तो बट समटाइम आपको सीखे कितना पेन है तो ट्रिगर ना हो तो एक थोड़ा देख के करना पड़ता है। बाकी मैं कर नहीं रही हूँ। देखिए, इसका मतलब सिंपल है, जब आप श्रीम लिखे, लिखने से पहले अपने हाथ को ही कमांड दीजिए जी कि मैं ये श्रीम लिख रही हूँ, ये पेन ना हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो आप देखेंगे उसमें वो फर्क आ हाँ, जाएगा। सर मैं ये बोलती हूँ। वो मतलब फिर हाथ में जो वो होता है, लिखने से जो प्रेशर पड़ता है, वो आपको नहीं बस सर, ये ध्यान लिखने का रखना चाहिए प्रेशर आपका नहीं है मेरे हैंडराइटिंग यहाँ पे। सुंदर ही रहे। नहीं, लिखने का प्रेशर नहीं है, ये थोड़ा टेंडरनाइटिस का पेन है ना लेफ्ट हैंड में, तो इसलिए। क्या है ये? ये मेरे लेफ्ट हैंड में पेन है, ये 2 महीने हो गए, तो यहाँ पे राइट हैंड में इट्स लाइक स्प्रेन, बट टेंडरनाइटिस बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा। अच्छा। ठीक नहीं हो रहा, तो मैम से हीलिंग लिया ना इसके लिए और लंबर पेन के लिए, दोनों के लिए। तो वो वर्क करने में दिक्कत होता है, इसलिए लिखने में थोड़ा वो हो रहा था, तो आई हैव टू बी लाइक केयरफुल कि कितना लिख पाऊँ। एग्जैक्ट इसका लोकेशन दिखाइए मेरे को। सर ये एक्चुअली मैं ऐसे वॉश पे आनी हुई थी, तो हस्बैंड ने एकदम से ऐसे हाथ किया तो ऐसे हो गया मेरा, और ये ऐसे पेन आ गया यहाँ पर। तो ये इधर पहले नर्वस में था, तो अभी इधर, तो इधर इस तरफ है, यहाँ यहाँ रहता है, तो रेगुलर मूवमेंट्स करने में मेरे को दिक्कत है, पूरा कभी भी दर्द होने लगता है बहुत, तो थोड़ा सपोर्ट के लिए फिर मैं इसको लगा लेती हूँ दिन में कुछ बारी। मेडिकेशन कोई भी चीज़ मतलब पूरा क्योर नहीं कर रही इसको अभी। नहीं, वो जो टेंडेंस है वो तो टाइम लेते भी हैं, खैर। ये आप टू बट मंथ्स हो गए उसमें सर। जो है, मेरा 2 मंथ हो मतलब गए। सिर्फ कहने का ये है कि अगर आप इसको च, छ, ज, झ, य, सर मैं इसके लिए ह और य जो है इसके वो अल्फाबेट्स बनते हैं ना। आपका लेफ्ट हैंड ही है ना ये? ई लेफ्ट है सर। मैं झ और ज लिख रही हूँ क्योंकि फिंगर में तो नहीं है, तो इधर है। श्रीम श्रीम झम श्रीम ये भी लिख रही हूँ, बैक के लिए पम श्रीम वो मैं अलग से लिखती हूँ 20 to 50 टाइम्स, पेयर वाला। और चक्रास नहीं, वाला मैं जो मैं ये वो अलग पूछ से रहा लिखती हूँ, हूँ। ये आपका जो है कौन से हाथ में किस जगह की तरफ आ रहा है, रिस्ट लेफ्ट के हैंड सर, पास? ये लेफ्ट हैंड सर इधर से आ रहा है, रिंग फिंगर से होता हुआ ये इधर से पाम के होते रिस्ट तक, यहाँ इस बोन तक ये एरिया पूरा। तो रिस्ट अगर लेंगे तो ये जम आ गया। एक्चुअली रिस्ट तो नहीं आएगा, बट ये जो बोन है ना, ये कनेक्टिंग बोन जो इधर आ रही है, इस पे इधर आ रहा है, और ये पेन एरिया रहता है मेनली।
इससे जरा देखिएगा हील करके अपने आप को। जी सर, ये मेरे को कितना टाइम लिखना चाहिए और इसका एनर्जी लेना चाहिए? सर आप म्यूट हो गए। मैं कह रहा हूं कितनी बार लिखना है उसको छोड़िए, अभी इस समय एनर्जी लिफ्ट करके डाल के देखिए क्या फर्क आ रहा है। जी सर। सर थोड़ा अच्छा तो लग रहा है, बेटर जैसा कुछ। एक मतलब एक सेंसेशन सी फील हुई मुझे इस एरिया में। आप म्यूट हो गए सर। मैंने इसमें क्या एड्रेस करा कि ये जो टेंडन्स हैं ये एम्प्टी स्पेस होती है। जी। तो इसलिए ये क्योंकि खाली जगह है तो खाली जगह फ्लेक्सिबिलिटी और उसके तौर पर, तो ये खाली जगह के लिए स्काई एलिमेंट का मैंने इसमें मात्रा लगा दी, ज झ य में। ओके। तो ये जो है इसके नीचे लिरी की मात्रा लगा दी, यहां पर भी लिरी की मात्रा लगा दी, यहां पर भी लिरी की मात्रा लगा दी, और आगे पीछे श्रीम लिख दिया। ओके। अब इसकी एनर्जी लिफ्ट करके आपने इसमें डालनी है और देखना है कि कितने टाइम में आपका पेन एड्रेस होता है। तो पेन जो है वो एयर एलिमेंट की वजह से नहीं है, स्काई एलिमेंट की वजह से है। ओके, पर सर मेरे पीछे भी है ना स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको मतलब डॉक्टर कह रहे हैं एनुलर टीयर है, ये जा नहीं रहा, 7 मंथ्स हो गए हैं, तो कोई फिजियो तो उसको। उस पे भी डाल के देखिएगा यही 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 चीज। सेम उसमें वो कह रहे हैं कि जो गैप है ना डिस्क में, वो कट करके वहां पे एक प्रेशर डाल रहा है, ठीक होता है फिर वापस आता है, चाहे कुछ भी करते हैं, मैम से भी हीलिंग ली ना, बट इट कीप्स कमिंग बैक। देखिए ऐसा है, प्रिंसिपल जो है ना, जी। स्पॉन्डिलाइटिस इज बेसिकली ये है, क्या कहते हैं, गर्दन में वो क्या चीज कहते हैं उसको। सर्वाइकल। सर्वाइकल। हाँ। तो ये तो सर्वाइकल में नहीं है, ये बेसिकली L5 और S1 के बीच में डिस्क एरिया पे है। L5 और S1 वाला एरिया सर। आप मेरे को ना कोई रिपोर्ट दी होगी ना डॉक्टर ने, वो भेजना आप मेरे हाँ को, जी मैं सर, एक दफे एक्सरे पहले पढ़ एमआरआई। लेता हूँ। हाँ, एक्सरे एमआरआई से मैं आपको भेज दूंगी सर। हाँ वो मुझे आप भेजना, मैं देख कर फिर मैं उसको बताता हूँ जी सर, थैंक यू सो मच। उसमें कौन से नमस्ते। मंत्र से आराम आएगा। हाँ जी, थैंक यू। जी। नमस्ते सर। ये सर मुझे भी पेन है बहुत ज़्यादा इन माई पाम एरिया ऑन माई राइट हैंड, और मेरे आर्म में बहुत ज़्यादा दर्द है। मैडम दर्द तो कहीं से भी हो, कोई भी, तो हम्म। उसमें जो है वो एयर एलिमेंट का ही डिस्टरबेंस है। ओके। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर कि जैसे बॉडी के स्ट्रक्चर में वहां पर खाली स्पेस होता है, तो क्योंकि एयर एलिमेंट जो है वो एयर अकेला और एयर और हाँ, स्काई दोनों कभी कभी होते हैं, इसलिए मैं वो इस वाले पॉइंट को। तो एयर एलिमेंट और एयर और स्काई, ये दो पॉसिबिलिटीज है। तो अगर मैं एयर एलिमेंट के लिए ह बोल रहा हूँ, स्काई एलिमेंट के लिए ल बोल रहा हूँ, तो मैं ह ल और लिरी की मात्रा,
हा ल, ये ल हो गया। इसके नीचे लिरी की मात्रा, इस बेस को लूं और हा ल, लिरी की मात्रा। एक लिरी है, एक लिरी है, ऐसे करके है दो। इसका एनर्जी लिफ्ट करके डाल के देखिए। इसको प्रोनाउंस कैसे करना है? प्रोनाउंस नहीं करना, एनर्जी लिफ्ट करनी है और डालना है। ओके इसके ओके। साथ में ये और जोड़ दीजिए। इसकी एनर्जी उठा के देखिए जरा, डालिए पेन में, क्या फर्क आ रहा है? सर डाला है, कुछ फील नहीं हो रहा। आशु जी आप देखिए जरा। सर फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है, प्लीज एक बार दोबारा रिपीट। ये लिरी की मात्रा जो है उसका फर्क है। एक में लिरी की मात्रा, एक में लिरी की मात्रा है, ये फर्क है। जी घनश्याम सर। स्ट्रक्चर के रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस और ये गादी का बैठना वगैरह, उसके लिए भी एक नई रिसर्च हुई थी। उसको बोलते हैं पोस्चरल मेडिसिन। तो हम जो बैठते हैं, बैठने का जो तरीका है, उसमें ही थोड़ा बहुत चेंज हम करते हैं, उसको स्ट्रेट बैक से बैठते हैं, तो उसमें काफी लोगों को आराम मिल जाता है। हमारे सीनियर्स ग्रुप में काफी लोगों को ये पेन हो रहा था, तो मैंने वो पढ़ा था, मैंने बोला कि ठीक है, आप लोग ये करके देखो क्या फर्क पड़ता है। तो उसमें से 4 लोग ने तो रिपोर्ट किया कि जैसे ही हमने वो बैठने का पोजीशन चेंज किया, तो उनका पेन चला गया। हम्म। तो वैसे भी जो है ना, ये यूएस में बहुत ज्यादा ये जो नेक रिलेटेड एक्सरसाइज जो है कि आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखिए और नेक को पीछे ले जाइए, फिर रिलीज करिए, फिर पीछे ले जाइए। तो आपका जो पोस्चर रिलेटेड और बैक का जो इश्यू होता है उसमें बहुत फर्क आ जाता है पेन में। Yeah. जी कुसुम मैम बताइए। सर हमने यहाँ पे ह क्यों लिया अक्षर, क्योंकि ह तो थ्रोट चक्र के लिए है। हाँ मैडम, एयर एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। ओके तो इसका मतलब इसको थायराइड के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ थायराइड के लिए भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर फंडामेंटली पेन के लिए कर रहे हैं। जी ठीक है सर।
सर हाई मैं तो एनर्जी। एक बीज हाई। मंत्र के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि हाँ भाई ये इसमें जो है आपने क्या चीज का वो लेकर चल रहे हैं। मैंने बीज मंत्र बनाया श, ह, ल और लिरी। और दूसरा है श, क्ष, ह, ल और लिरी। सो लाइकवाइज तो ये ऐसे लिखा या ऐसे लिखा। मैं इन दो चीजों के तौर पे पेन का जो इम्पैक्ट है उसकी बात कर रहा हूँ। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है आशु जी? सर हाई एनर्जी फील हो रहा है इससे। नहीं, उसको वहां डालकर देखिए ना जहां पर आपको पेन डाला है। वही डाला है मैंने सर। तो डाला है पेन बस। में कितना फर्क आया? फर्क लग रहा है थोड़ा सा सर। अब हाँ, तो मेजर नहीं इसको कर आप पा रही। मल्टीपल टाइम्स करके देखिएगा जी सर। सो दैट कि ये जो है आपको पेन के तौर पे। तो ये दोनों ही मैं अपने हाथ पे और बैक पे भी डाल दूँ दोनों में। हाँ, तो मतलब पेन के जो रीजंस होते हैं, जी। पेन तो वैसे भी मतलब एलोपैथी में तो एक पूरा सब्जेक्ट ही है। हाँ जी। तो बट पेन जो है हमारे यहाँ केवल एक ही एलिमेंट से बताया जाता है एंड दैट वायु। एलिमेंट इज एयर वातावरण। एयर। एलिमेंट। हम्म। तो सर यहाँ पे आपने जो भी लिस्ट किए हैं, इवन abdominal distension and all of that, we can use this to lift the energy. सॉरी, क्या कह रहे हैं सर? अभी आपने बाकी की चीजों जो चार्ट में और लिस्ट की हुई ना, जैसे आई कंटिन्यू टू हैव एब्डोमिनल पेन और डिस्टेंशन इन दैट, तो आई कैन यूज द सेम। सर बाय डिफॉल्ट किसी भी तरीके का शरीर में कोई पेन है, एयर एलिमेंट का डिस्टरबेंस है। या मैंने तो लिस्ट ऑफ वात रोग जो है वो गूगल पे डाला और वो लिस्ट निकाल कर यहाँ पे डाल दी। लिस्ट ऑफ कफ रोग निकाला, वो डाल दिया नेक्स्ट स्लाइड पे। लिस्ट ऑफ पित्त रोग निकाला, वो डाल दिया। जी। मैं तो उस एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। ये तो इनका एक पर्सनल केस कोई आ गया तो वो इस वजह से वो डिस्कशन जो है वो डेविएट हो गया जरा सा। ठीक। जी नम्रता जी। पूछना था आपसे, मेरा गला बहुत ज्यादा ही खराब है। तो सर क्या इसमें केवल श्रीम हम श्रीम लिख सकते हैं कि कुछ और भी, जो कि बिल्कुल आवाज ही गायब हो गई, ऐसा हो गया है। नहीं, आपकी आवाज गायब हो जाएगी तो हमारा काम क्या चलेगा? रुकिए 2 मिनट में डॉक्टर आरती को बुलाता हूँ।
जी नमस्कार। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते मैम, मेरा एक्चुअली मैम गला नमस्कार। बहुत ही ज्यादा खराब है। ताकि मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, और थोड़ा सा भी हवा जाती है कान में तो मुझे बहुत खांसी आने लगती है। बिल्कुल भी आवाज गले से निकलना मुश्किल हो रहा है। कब से हो रहा है? मैम 2 दिन हो गए। मैं मेडिसिन आजकल ले तो रही हूँ। कोविड इन्फेक्शन चल रहा है बहुत। ठीक है। तो सांस को नाभि तक लेते हुए अटेंशन को थोड़ा इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखते हुए एनर्जी फ्लो को बॉडी में फील करें। नम्रता जी। ठीक है। यस मैम। जी। जी मैम बताएं क्या फर्क है? मैम मुझे गले के पेन में काफी आराम लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग मी मैम। संतोष और संतोष।
सॉरी मैम। परसेंटेज। परसेंटेज मैम मैं बताऊँ तो अभी तो मुझे 40% लग रहा है, लेकिन मैंने ऐसा रियलाइज किया है कि आपकी हीलिंग के बाद थोड़ी देर बाद तक ही असर होता रहता है। क्योंकि मैं आपकी हीलिंग क्लासेस में आती हूँ मैम, मैंने कई बार ऐसा फील किया है कि जो अभी जो होता है उसके थोड़ी देर बाद और आराम आता जाता है। एब्जॉर्ब कर। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम, थैंक यू। चलिए जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एनी टाइम एनी टाइम। अभी तो वैसे भी 6 बजे मास हीलिंग होगी, तब आप 3 हीलिंग तब भी ले लीजिएगा। तो वो थैंक यू आजकल सो वैसे मच भी ना सर। वो पता नहीं चल रहा है हमारा थ्रोट इन्फेक्शन। अभी तो मुंबई वगैरह में फिर से जो है वो उसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कोविड के। यस सर, यस सर। तो इसलिए जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है। और तुलसी का पानी पीजिए, खौलता हुआ पानी, और उसमें 4-6 पत्ते तुलसी के डाल के वो पीजिए, सो दैट कि ये प्रॉब्लम एग्रीवेट नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद ही ये मेरा वो बोलने का काम है ना, तो वो मेरे को भी जो है जरा ज्यादा बोलता हूँ तो फट सर से मेरे जो है साथ वो भी गला बहुत पकड़ प्रॉब्लम है। लेता है। सर मेरा काम ही गाना है, अगर गला बंद होता है सब बंद हो जाता है मेरा तो। मेरे सर को तो व्हाट आई आपकी हैव जरूरत है ना, रियलाइज्ड तो इज इसलिए मैंने आपको तुरंत जो है ठीक करने के लिए दौड़ गया। मैं क्या भाई, आपकी सर क्लास आपका चलती बहुत रहेगी तो बहुत हमारा भी धन्यवाद काम सर। होता रहेगा। बहुत सर बहुत व्हाट आई थैंक हैव यू सर, थैंक रियलाइज्ड यू। इज वो आपने जो वो दिए ना 18 मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस, उसके जी। अंदर सारा कुछ है। तो जब वो खा लेती हूँ तो जो भी थोड़ा बहुत आता है वो सब साथ के साथ ही खत्म होता रहता है। नहीं वो खैर वो बहुत इंटरेस्टिंग है मेडिसिन वाली। हाँ, तो कुछ होता ही नहीं है, जैसे जरा सा आया बस अगला डोज गया अंदर खत्म। जन्म पत्री में मेरे को योग ऐसा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से जो है ना वो कोई भी चीज करूं वो सामने वाले की हेल्थ को ही बेटर करती है। तो आई डोंट नो, बट ये है कि हाँ, इंटेंशन के अलावा जो है ये पार्ट जरूर है कुछ। जी वर्षा जी क्या बताइए। आपका सर 7 नंबर है क्या? आ, सर जो मेरा गले के 7 लिए नहीं है जी, ना मैं दीदी। तो 9 नंबर है। जी वर्षा जी राइट। क्या कह सॉरी। रहे हैं? 7 और 9 को ये गिफ्टेड है। अच्छा, ओके, सही है, बढ़िया। जी वर्षा जी बोलिए। सर गले के लिए ना जो सिंगर्स होते हैं गुंजा के पत्ते चबाया कीजिए, गले की कोई भी इश्यू होगी चली जाएगी। जो चिरमी होता है ना सर, रेड रंग का बीज होता है, इस पे काला दाग होता है। नो आइडिया मैडम, गुंजा उसका के। फोटो खींच के भेज दीजिएगा। हाँ मैम, हाँ मैं जी। भी यही कह रही थी, फोटो खींच के भेज दीजिएगा तो मैं जरूर ढूंढूंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अभी भेज देती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आपको हम भी हीलिंग दे रहे हैं, और सर से पूछना था उनका नेक का पेन कैसा है, मैं सुबह से सर को हीलिंग दे रही हूँ। अभी तो मतलब ऑलमोस्ट 40-50% है सुबह के मुकाबले, अगर मैं लेके चलूँ तो। सर हमारी काम कर रही है इसका मतलब। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जल्दी जी, आप ठीक हो जाए। सर जी, थैंक यू सो वेरी मच जी। ये गले के लिए आई कैन टेल यू वन रेमेडी। ये गुड़ में पानी मिलाकर उसको हल्की आंच पे बॉईल कीजिए, और उसमें अदरक, इलायची, काली मिर्च और काला नमक एंड में मिला के उसको कॉफ सिरप की तरह बना लीजिए, एंड इट वर्क्स वंडर्स। चलिए, मैम वो ठीक है गला मैडम, थैंक यू छिला हो सो मच। तभी ना मैं ना इफेक्ट। अभी पहले क्लास कर लूँ मैं, नहीं तो मैं आज आज की पूरी शाम की क्लास जो है ये इसी में ही जा रही है, ट्रीटमेंट में। तो मैं वापस से क्लास पे आता हूँ। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये वाला जो स्लाइड है इस पे सारे के सारे वात दोष की लिस्ट लिखी हुई है। ये इसके बाद का जो स्लाइड है, यहाँ पर हरीम मतलब कफ से रिलेटेड जो भी हमारी बीमारियां हैं, विच इज होल्डिंग द डिजायर,
तो हमारा जो फिजिकल एट्रीब्यूट है वो इससे इम्पैक्ट होता है। सो फिजिकल एट्रीब्यूट जैसे स्पर्म है ह्यूमन बॉडी के अंदर, फिजिकल एट्रीब्यूट जैसे नेल, हेयर, बोन, ब्लड, ये सब हार्डवेयर रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उस पे रीम का जो इम्पैक्ट है वो बहुत फिनोमिनल है। हमारे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो इसके अंदर कवर होते हैं, ये हैं बेसिकली एनोरेक्सिया, ड्राउजीनेस, एक्सेसिव स्लीप, टिमिडनेस, हैवीनेस इन द बॉडी, लिथार्जी, स्वीट टेस्ट इन द माउथ, सलाइवेशन, म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन, ऐसे एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ फेसेस, वीकनेस इन डाइजेशन, फीलिंग एज इफ द हार्ट इज कवर्ड, फ्लेग्म एडेड टू द थ्रोट। तो ये सारे के सारे जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो कफ रिलेटेड गिने जाते हैं, इन सब पर उसका इम्पैक्ट होता है। तीसरा है हमारा, जहां भी हम क्लीम यूज कर रहे हैं तो क्लीम में यूज करते वक्त बाय डिफॉल्ट जो है एक टर्म देखा गया विच इज अननोन। बुखार तो है, क्यों है पता नहीं। तो जब कभी अननोन फैक्टर है और बार बार ये आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है ये नहीं पता, अननोन है अननोन है, उस सिचुएशन में जो है वो क्लीम बीज मंत्र का यूसेज जो है, अब हम क्लीम बीज मंत्र जो यूज करते हैं वो लक्ष्मति के तौर पे करते हैं। तो इस बीज मंत्र को यूज करने पर इसका एनर्जी लिफ्ट करके जब हम डालते हैं तो वो अननोन जो है वो नोन डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। सो फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो अब इसकी जो जितनी भी डिजीजेस इसके तौर पर आती हैं वो ये लिस्ट है जो इसमें गिनी जाती है। बर्निंग सेंसेशन, बॉइलिंग, स्कॉर्चिंग, फ्यूमिंग, पायरोसिस। सो ये मैंने यहाँ पर वो लिस्ट दे दी है। सो जब हम इस लिस्ट के तौर पर देखते हैं और देखने पर हमारे को ये पता चलता है कि हाँ ये चीज हमारी जो है बार बार हमारे को पित्त के रोग परेशान कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि जैसे गॉल गॉल ब्लैडर रिलेटेड एक्टिविटी है। सो अगेन एंगर उसका प्रिंसिपल ट्रिगर होता है। एसिड इनफ्लक्स है, ब्लीडिंग है। तो ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं ये सब के सब जो है ये पित्त दोष है। एक वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, आंखों का बीमारी जो होता है, कंजंक्टिवाइटिस। तो कंजंक्टिवाइटिस भी एक तरीके का जो है पित्त दोष है। तो आप इन सब में जो है वो लक्ष्मति बीज मंत्र जब यूज करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो ऐसे करके हमारे ये श्रीम, ह्रीम, क्लीम का मैंने एक पहली बार का एक नॉमेनक्लेचर बनाया है कि ये कितना बीमारी, और एक जेनरिक अप्रोच की जिसको करके, जिसको यूज करके कोई भी अपनी बीमारियों के उसमें उसका एक्सेसिव ग्रोथ को जो है वो रिवर्स कर दे। ये ये इस इन तीन बीज मंत्रों का मेजर रोल प्ले है। तो लक्ष्मी, लक्ष्मत्विरी अरे बत्ती जला दो। और लक्ष्मति, ये तीन बीज मंत्र और
अगर मेरे को इसमें ही ये मैंने तीनों उठाए और तीनों को ही लिखता जा रहा हूं और तीनों की एनर्जी उठा रहा हूं, तो कैसा भी वात कफ पित्त हो, इसको मैं एड्रेस कर सकता हूं। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? तो लिखना चाहिए, वो मुझे पूछना था। है जी। नंबर ऑफ कितना, ये जो आपने बताए ह्रीम शिम क्लीम वाले तीनों मंत्र बताए, तो वो कितना लिखना चाहिए तो वात पित्त कफ तीनों का दोष साथ में हो तो निकल जाए? तो अगर 3,000 बार रोज लिखने की बारी है तो इनको 3,000 बार ना लिख के इनको 1,000 टाइम लिखेंगे ना तीनों को। काउंट 3,000 एक दिन का मैक्सिमम है, उससे ज्यादा बीज मंत्र नहीं लिखने हैं कोई से भी। तो अगर राइट। आपको 3 बीज मंत्र लिखने पड़ रहे हैं तो आप प्रोराटा बेसिस पे उसको 3,000 अगर है तो उसको 1,000 कर लीजिए, तो वो भी 3,000 हो गया ना। राइट। तो ऐसे करके आप उसको एड्रेस करेंगे तो आपको उसका फर्क आ जाएगा। इससे हाँ जी जी कुसुम मैम बताइए। सर जैसे मैं लिख रही हूँ 3000 लिख रही हूँ मैं, और मैंने अपनी पूरी फैमिली का जो फोटोग्राफ है उसके ऊपर मतलब सॉरी मैं वीडियो ऑन कर। सर मैंने एक A4 पेपर में अपनी फैमिली का फोटो के ऊपर 3000 लिख रही हूँ, तो वो ठीक किस है, चीज को एड्रेस करेगा सर सब अभी? चीजों को, तो अगर किसी को सब कोई चीजों को करेगा। अच्छा, अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इसका मतलब 3000 जो मैं लिख रही हूँ उसके अलावा उस प्रॉब्लम के लिए अलग से लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वो जितना लिख रहे हैं आप सफिशिएंट है, वो प्रॉब्लम भी एड्रेस करेगा। ओके। आप ठीक। ये 3,000 को एक नियम बनाकर 1 साल तक लेकर चलिए, आपको किसी भी रेमेडी के लिए उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करने का कोई जरूरत नहीं है। जी सर। वो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें, वो तो एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट डेप्थ का बात हो गया कि जब कभी उसके तौर पे, बट एक में ही सब कुछ मानकर जब आप उसे इन्वोक करते हैं तो उसका फिनोमिनल पार्ट है। ठीक है सर, थैंक यू। उसका इसके हिसाब से मतलब वो तो परफेक्ट है। वो एक, वो कौन सा था, वो अक्षय कुमार की मूवी थी वो, चांदनी टॉक, चांदनी चौक टू चाइना, उसमें वो कहता है कि वो एक, मुझे उस वार से प्रॉब्लम है जो आपने 1,000 बार प्रैक्टिस करी है। वो 1,000 चीजें जो आपने प्रैक्टिस करी है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक को 1,000 बार करने से जो इम्पैक्ट होता है ना वो फिनोमिनल होता है। उसका ही ध्यान रखना है हमारे को। जी। और कोई चीज? क्योंकि अब इसके बाद में जो है वो जो पार्ट स्लाइड्स हैं वो थोड़ा डिटेल्ड वर्किंग की है, तो भी वो 5-8 मिनट में नहीं खत्म होंगी, वो कल करेंगे अब। ठीक है जी। राइट जी। ओके, कनेक्ट करते हैं उधर जूम कॉल पे दूसरे पे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर थैंक मैंने थैंक भी यू लिखा सर। अपनी फोटोग्राफ के ऊपर और कपल फोटोग्राफ विद इन द फैमिली, तो उसमें क्वेश्चन था कि अगर फोटोग्राफ घर की स्पेस में ना हो कि बाहर खींचे वो भी चलेगी? हाँ, वो मतलब वो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरली अगर आपका फोटोग्राफ में आपने घर के अंदर या घर के बाहर खड़े होके कराया है, आपके सबकॉन्शियस अटेंशन में घर आना चाहिए। ठीक है, नहीं मैंने वैसे घर घर एक बहुत वाले। महत्वपूर्ण एंटिटी है, मतलब आप इसको ऐसे लेकर चलिए कि जो घर के अंदर रहने वाले प्राणी जो हैं उनको आप सोल मान लीजिए, हम्म। तो घर वो बॉडी हो गया जो उसको होल्ड कर रहा है। तो राइट। घर के अंदर का या घर के दरवाजे पे खड़े हुए का फोटोग्राफ जो है वो एक विशेष चीज है सर मैंने और उसका इफेक्ट। कल लिखा था मेरी वाली, पहले तो कपल फोटो मैंने 3 दिन पहले लिख दिया फ्रंट बैक, जैसे जैसे हो रहा है मैं उसको ईस्ट में रख रही हूँ। तो कल मैंने अपने पे लिखा था कंप्लीट करके, तो मुझे एकदम से काफी रिलीफ मिला, बट वो जैसे
बाउंस बैक करके वापस आती है ना पेन, बट मुझे फील हुआ, मैं उन सारे पेपर्स को अपने पास में पिलो के नीचे रख के सो रही हूँ डेली, और आपकी मेडिटेशंस भी मैं कर रही हूँ डेली। राइट, नहीं उसका फर्क भी आएगा, जी। स्लो एंड स्टेडी इम्पैक्ट होगा उसके तौर पर। हाँ जी जी, हाँ शैलजा जी। दिखता है, फर्क दिखता है। सॉरी। अब फर्क दिखता है वो, अब जैसे डीप है जी तो निकलेगा धीरे धीरे, ऐसे ही लगता है। बिल्कुल निकलेगा। जी शैलजा जी। सर ये अभी वॉलेंटियर के ग्रुप में एक क्वेश्चन था, ग्रहण के दिन वाली प्रक्रिया के लिए किसी व्यक्ति की फोटोग्राफ यूज कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन क्या है, समझ में नहीं आया। उनका कहना ये था कि जो बादाम मिश्री नारियल डालना है बहते जल में ग्रहण वाले दिन, तो क्या हम वो बादाम मिश्री नारियल अपने सारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर से उतार रहे हैं, बट कोई फैमिली मेंबर नहीं है अच्छा तो अच्छा। उसके फोटोग्राफ के ऊपर उतार के फिर हम डाल सकते हैं। दैट ओके वाज द सर, क्वेश्चन। ओके अंडरस्टूड। ठीक है जी। थैंक यू। राइट जी, चलिए उधर